नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज स्मार्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं बलराम ओझा, कृषि प्रावधिक और गन्ना पर्यवेक्षक से संबंधित जो आपका हिंदी का विषय है, हिंदी वाला पार्ट है, हिंदी भाषा उसका व्याकरण, उसी से संबंधित मैं यहाँ पे आज आप सभी के सामने मौजूद हूँ। यह जो कक्षा है, ये केवल कृषि प्रावधिक एवं गन्ना पर्यवेक्षक के लिए नहीं है। यह हिंदी भाषा से संबंधित जितने भी परीक्षाएं हैं, वनडे एग्जाम है, स्टेट सीटेट, उसके बाद टीजीटी पीजीटी, सभी के लिए यह जो कक्षा है वो उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आज हम सब पहली कक्षा है हमारी ये, हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी भाषा में इसके व्याकरण के विषय में। उसकी संक्षिप्त जानकारी पहले हम लोग ले लेते हैं हिंदी भाषा की, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे हम लोग उसको आगे डिस्क्राइब करते हुए चले जाएंगे। हिंदी भाषा, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हिंदी। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, भाषा से संबंधित जो और तत्व हैं, हिंदी भाषा के कितने जो है और पार्ट हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद उसके व्याकरण की तरफ बढ़ेंगे। ये जान लीजिए कि हिंदी शब्द जो है वो स्वयं अपनी भाषा का शब्द नहीं है। हिंदी भाषा जो है वो विदेशज शब्द है, यानी यह फारसी से लिया गया एक शब्द है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा प्रताप नारायण मिश्र देते हैं और भारतीय वरिष्ठ कहते हैं कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ही नहीं को सूल। यानी आप जब तक अपनी भाषा को सम्मान नहीं देंगे तब तक जो है आपका समाज, आपकी संस्कृति, आप स्वयं विकसित नहीं हो सकते हैं। तो चर्चा करते हैं हिंदी भाषा। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि भैया भाषा है क्या। भाषा क्या होती है? व्यक्ता वाणी च भाषा अस्ति, यानी जब हम अपनी वाणी को यानी अपनी भावों को जब वाणी के रूप में व्यक्त करते हैं, इसी को भाषा कहा जाता है। भाषा को अगर हम लोग और सिंपली समझें तो उसे कहते हैं कि भाषा वह मीडियम है, यानी वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, हम अपने भावों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, दूसरे के भावों और विचारों को अपने तक लाते हैं। यानी एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का एक जो है मीडियम होता है भाषा। देख लीजिए, भाषा का परिभाषा आपको लिखना हो तो लिख लीजिए। भाषा यानी जिसको इंग्लिश में आप लोग लैंग्वेज कहते हैं, अंग्रेजी में आप लोग इसको जो है आंग्ल भाषा में इसको लैंग्वेज कहते हैं। भाषा होती क्या है भैया? भाषा वह माध्यम है। भाषा क्या है? वह माध्यम है। क्या भैया? वह माध्यम है जिसके द्वारा, यह कामतानाथ की जो है परिभाषा है, आप जानते होंगे। कामतानाथ हिंदी भाषा के पाणिनि कहे जाते हैं। भाषा जिसके माध्यम से, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों को, जिसके द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों को एक दूसरे से साझा करते हैं। एक दूसरे से साझा करते हैं, वही भाषा है। यानी शॉर्ट टर्म में हम समझें भैया, हम अपनी विचारों को, भावों को एक दूसरे से जैसे कम्युनिकेट करेंगे वही भाषा है। सिंपली समझना है, इसमें कुछ है नहीं। भाषा, इसमें परिभाषा भी आपको नहीं रटनी है, सीधी सीधी बात है कि भाषा होती क्या है, बस आपको जानना है। भाषा वह भैया माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों को, अपने अंदर के छुपे विचारों को हमको पहुंचाना है। भाई सत्यम को अगर बताना है तो हम कैसे बताएंगे? 3-4 माध्यमों से बता सकते हैं। यानी भाषा के कई भेद होते हैं, कई टाइप होते हैं। भाषा के भाई अगर मुख्य रूप से 3 भेद माने गए हैं, भाषा के मुख्य रूप से 3 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? एक पहली भाषा होगी लिखित भाषा। कौन सी भाषा होगी भैया? जिसको रिटन लैंग्वेज कहते हैं आप सब, रिटन, लिखित भाषा। लिखित भाषा से तात्पर्य क्या है? लिखित भाषा का तात्पर्य है जब कोई भाषा हम लिखकर, पढ़कर यूज करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं तो उसको लिखित भाषा कहा जाता है। इसी के आगे हम दूसरी भाषा को यूज करते हैं, उसको कहते हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा से तात्पर्य आप समझ रहे हैं, ओरल लैंग्वेज। ओरल लैंग्वेज यानी जब हम कम्युनिकेट किसके द्वारा करते हैं? बोल करके, सुन करके, तो वहां पे जो होता है ओरल लैंग्वेज। इसके आगे एक पार्ट और बचा है भाषा का, एक भाषा का पार्ट होगा, तीसरा पार्ट है सांकेतिक भाषा, जिसको आप सिंबॉलिक लैंग्वेज कहेंगे। सांकेतिक भाषा क्या कहेंगे भैया? सांकेतिक भाषा। यानी ये रिटन है, ये मौखिक है। यानी जब आप जानिएगा लिख कर, जब आप कम्युनिकेट करेंगे कैसे? लिख कर या पढ़ कर। कैसे करेंगे? लिख कर या पढ़ कर, अखबार के माध्यम से। और जितने भी जो है चीजें अगर आपको पढ़ करके या लिख करके जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो वो लिखित भाषा के अंतर्गत आएगी। उसके बाद मौखिक भाषा, यानी आप जब बोल करके हम यहाँ क्लास कर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, वो कौन सी भाषा है? वो मौखिक भाषा है। उसके बाद सिंबॉलिक, जैसे आप क्रिकेट खेलते होंगे, इंपायर को आपने देखा होगा, तो वो जो है जब वो नो बॉल देगा, व्हाइट बॉल देगा तो बोल कर नहीं देगा, उसका जो है एक इशारा होता है।
इशारा मतलब वो भी कम्युनिकेट करता है बच्चों से। तो क्या है, बच्चों से नहीं, प्लेयर से। तो वो क्या है, सिंबॉलिक लैंग्वेज है। इसी प्रकार मौखिक, मौखिक भाषा आप समझ गए, यानी ये भाषा के 3 भेद हो गए भैया। जैसे एक ट्रैफिक सिग्नल में जो वो खड़ा होता है, कार्ड बताता है ना, इधर वाले रुक जाओ, इधर वाले चलो, इधर वाले बढ़ो, ठीक है, तो वो होती है सांकेतिक भाषा। सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं। भाषा के ये 3 भेद हो गए, यानी भाषा क्या है, वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों को एक दूसरे से साझा करते हैं या एक दूसरे के भाव एवं विचारों को अपने तक लाते हैं। यह जो है भाषा हो गई, लैंग्वेज। उसके बाद भाषा के मुख्य रूप से 3 भाग हो गए। लिखित भाषा, जैसे हम लिखित भाषा लिख करके पढ़ करके जो भाषा वो होती है, यूज होती है। इसी तरह मौखिक भाषा, यानी जिसको रिटन लैंग्वेज, मौखिक ओरल लैंग्वेज। ओरल लैंग्वेज जब हम किसी चीज को बोल करके या सुन करके जब कोई कार्य होती है, तो यानी भाषा जब कम्युनिकेट करते हैं तो मौखिक। सांकेतिक आप समझ रहे हैं, जब संकेतों के माध्यम से भावों एवं विचारों का आदान प्रदान किया जाता है तो वह जो है सांकेतिक भाषा कही जाती है। सिंपल सा है। अब हम जानेंगे भाषा के कुछ विशेष लक्षण होते हैं। कुछ एग्जाम के दृष्टिकोण से हमको यह भी जानना चाहिए कि भाषा की क्या क्या कैरेक्टर जो विशेषताएं क्या क्या होती हैं, उसकी प्रवृत्तियां क्या क्या होती हैं। जैसे आपको कहें कि भाषा जो है, कह दिया जाए, कहे कि कोई भैया भाषा जो है हमारे बाबूजी की संपत्ति है, यानी जो है हमारी पैतृक संपत्ति है, तो ऐसा नहीं है। यानी भाषा जो है हम कहीं से हम जो है कोई हमको देता नहीं है, ना कोई थोपता है। भाषा क्या करते हैं हम लोग, अनुकरण के द्वारा सीखते हैं भाषा। इस प्रकार जो हम जान गए, पहली चीज जान गए भाषा के बारे में कि भाषा क्या है, एक सामाजिक संपत्ति है। बच्चा क्या है, एक सामाजिक संपत्ति है, सोशल अथॉरिटी, सामाजिक संपत्ति है। भाषा क्या है, सामाजिक संपत्ति है। भाषा किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा क्या है, सामाजिक संपत्ति है। या इसको कह सके हैं, भाषा क्या कर सके हैं, तो और बात कर सकते हैं, भाषा जो है अर्जित संपत्ति है। यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो वह जन्म से ही नहीं भाषा कोई सीखता है, वो अपनी समाज से रह करके अपने आसपास के लोगों से वो सीखता है। तो जो उसको क्या कहते हैं, भाषा एक अर्जित संपत्ति भी है बच्चा। और तीसरी चीज क्या होती है, भाषा सदैव सरलता से कठिनता की ओर उन्मुख होती है। यानी पहले वो सरल रहेगी, उसके बाद वो जब तक आप धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे तो वो जो है आपके लिए सरल हो जाएगी। यानी वो सरलता से किस तरफ जाएगी, कठिनता की ओर जाएगी। सरलता से कठिनता की ओर जाएगी। पहले भाषा सरल होगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे सरल हो ज्यादा, उसके बाद पहले जो है सरल से नहीं, माफ करिएगा, यहाँ लिख दिए गलत कुछ। भाषा पहले जो होगी कठिन से, कठिनता से सरलता। बोल कुछ रहे हैं, लिख कुछ रहे हैं। कठिनता से सरलता, यानी पहले भाषा किसी के लिए क्या होगी, मान लीजिए आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो पहले वो आपको कठिन लगेगी, लेकिन जैसे जैसे हमारे लिए भैया अंग्रेजी पहले क्या है, कठिन है। जब हम धीरे धीरे इसको जो है बोलना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे, तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, कठिनता से सरलता की ओर उन्मुख होगी। क्या होगी भैया, सरलता की ओर उन्मुख होगी। ठीक, यानी कुछ भाषा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, यानी कुछ प्रवृत्तियां होती हैं, इसको हमको जान लेना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे तो भाई संविधान में जो है भाषा के बहुत सारे स्वरूप होते हैं, भाषा के कुछ नेचर्स होते हैं। जैसे भाषा की प्रवृत्तियों को आप लोग जानिए, ठीक है। सामाजिक संपत्ति है, किसी अर्जित संपत्ति नहीं। भाषा सदैव अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। अनुकरण माने यानी बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या करता है, अपने माँ बाप, अपने आसपास के दोस्तों से, अपने परिवेश से, पड़ोस से, यानी वो क्या करता है, वो उनसे ऑब्जर्व करके सीखता है। तो भाषा के कुछ स्वरूप होते हैं, जैसे आप सुने होंगे मातृभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, मानक भाषा क्या है, प्रादेशिक भाषा क्या है। भाषा की अपनी एक क्षेत्रीय सीमा होती है, आप लोग जानते होंगे। एक जो होते हैं उसकी एक लिमिट होती है, यानी एक उसका क्षेत्रीय सीमा, एक क्षेत्रीय लिमिट, एरियल जो है उसकी एक लिमिट होती है। जैसे कहें तो यूपी वाले अवधी में, असम वाले असमी में, कैसे, क्योंकि उनकी एक बॉन्डेज है। जैसे हमारे यहाँ भारत में सबसे ज्यादा क्या बोली जाती है, हिंदी। आप जानते होंगे कि विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा का नाम है चाइना, चाइनीज लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोली जाती है। दूसरे नंबर पे अंग्रेजी है और तीसरे नंबर पे भी भारत की हिंदी भाषा। तो आप लोग कुछ भाषा के नेचर्स हैं उसको जान लीजिए। जैसे एक होती है मातृभाषा। ये कौन सी भाषा होती है, मातृभाषा। मातृभाषा से आप सीधा सीधा समझ ही रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है। मातृभाषा का तात्पर्य है माता की भाषा, यानी वह भाषा जो हम अपने माता पिता से, अपने परिवार के लोगों से, अपने आसपास के दोस्तों से, अपने समाज से सीखते हैं, वो आपकी मातृभाषा कही जाती है। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, मातृभाषा के बाद दूसरी भाषा आती है आपकी राजभाषा। एक शब्द आप सुनेंगे कि राजभाषा से क्या तात्पर्य है। भाषा के बहुत सारे स्वरूप हैं। अभी आप लोग देख रहे थे कि भाषा के वो भेद बताए थे हमने
कि एक लिखित भाषा होती है, एक सांकेतिक भाषा होती है, एक मौखिक भाषा होती है, लेकिन यह भाषा के स्वरूप है, ये भेद नहीं है, भाषा के कई सारे स्वरूप हैं। तो मातृभाषा आपने सुनी, राजभाषा, मातृभाषा से तात्पर्य यानी माता की भाषा, मदर टंग, आपकी जो कहते हैं ना कि हमारी मदर टंग कौन सी है, तो मातृभाषा यानी जो भाषा हम अपने माता पिता से सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं, अपने आसपास के दोस्तों से, पड़ोस से, समाज से सीखते हैं, तो वो हो गई आपकी मातृभाषा। इसके बाद जो है आपकी आती राजभाषा से तात्पर्य यह है, बहुत सारे परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि राजभाषा से क्या तात्पर्य है। तो राजभाषा से तात्पर्य है कि राजभाषा यानी राजकाज की भाषा, यानी पहले के समय में जब राजा और मंत्री लोग जिस भाषा में जो है एक दूसरे से जो है अपना कहते नहीं थे कि जाइए हमारे यहाँ जनकपुर में हमारा संदेश भिजवा दीजिए, दशरथ कहते हैं, तो भैया वो कौन सी भाषा कही गई, वो राजभाषा कही गई। यानी जब हम ऑफिशियल वर्क में जो यूज करते हैं जिस लैंग्वेज को, वो होती है राजभाषा। ठीक है। इसके बाद प्रादेशिक भाषा, आपने एक शब्द सुना होगा प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा नाम से ही सिंपली समझ लीजिए, प्रादेशिक भाषा का तात्पर्य है प्रदेश की भाषा, किसी प्रदेश विशेष में बोली जाने वाली भाषा, उसको हम कहेंगे प्रादेशिक भाषा। इसके बाद इसी तरह जो है एक और शब्द सुनेंगे, यानी ये बहुत सारे भाषा के बहुत सारे स्वरूप हैं, इस पे जो है बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, आप नाम से ही पता कर सकते हैं। मातृभाषा, माता की भाषा, यानी माता पिता से, यानी अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने समाज से जो भाषा हम सीखते हैं, यानी जैसे हम कहें कि एक लड़की है, उसका जन्म होता है पंजाब में, तो वो उसकी मातृभाषा क्या होगी, तो मातृभाषा उसकी होगी जो भाषा, यानी पंजाबी उसकी क्या होगी, मातृभाषा होगी। हम इलाहाबाद में जन्म लिए तो हमारी मातृभाषा क्या होगी, हिंदी, यानी उसकी अगर पार्ट कहें तो वो अवधी कहें, हिंदी भाषा है और बोली है अवधी। ठीक है। तो एक होगी अंतरराष्ट्रीय भाषा भैया, इसी तरह अंतरराष्ट्रीय भाषा, जैसे कोई भाषा है वो अंतरराष्ट्रीय भाषा कैसे बन जाती है, जैसे हमारे देश की भाषा हिंदी अंतरराष्ट्रीय भाषा कैसे बन गई, अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा कैसे बन गई। अंतरराष्ट्रीय भाषा का मतलब है कि जब कोई भाषा दो या दो से अधिक देशों में जो है कम्युनिकेशन का माध्यम बन जाती है, तो उसको हम अंतरराष्ट्रीय भाषा कहते हैं, यानी इसी को आप इंटरनेशनल लैंग्वेज कहते हैं। जैसे आप जानते हैं ना, अंग्रेजी जो है वो क्या है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इसी तरह जो है और हम पढ़ेंगे, जैसे एक शब्द आया है अंतरराष्ट्रीय भाषा, इसी तरह जो है शब्द आते हैं जैसे आप कहते हैं राष्ट्रभाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषा के बाद राष्ट्रभाषा। बहुत लोग सोचते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। संवैधानिक रूप में ऐसा अभी बताया नहीं गया है, न उसको मान्यता मिली है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा आपको जानना चाहिए। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते इसे को है कि किसी राष्ट्र में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली या समझी जाने वाली या प्रयोग की जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है। लेकिन अभी हिंदी को हम मान सकते हैं कि हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है, लेकिन संवैधानिक रूप में इसको लिखित मान्यता अभी तक नहीं प्राप्त है। राजभाषा में एक चीज आपको छोड़ दिया हमने, उसको आप जान लीजिए कि राजभाषा हमारी क्या है, राजभाषा हिंदी है। हमारे यहाँ की राजभाषा क्या है, हिंदी है। ये चीज आप नोट कर लीजिए, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। राजभाषा हमारी हिंदी है। राजभाषा से तात्पर्य है, राजभाषा को इंग्लिश में कहेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा को इंग्लिश में ऑफिशियल लैंग्वेज कहेंगे। इसको हमारे भारतीय संविधान में जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद हमारी जो है भारतीय संविधान का निर्माण हुआ 1950 26 जनवरी को लागू हुआ, तो वहां पे जो है हिंदी को 14 सितंबर, कब भैया, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ, राजभाषा का दर्जा दिया गया। यानी कहा गया कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा होगी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। ठीक है। यानी 14 सितंबर को यह जो है इसको जो है ऑफिशियल रूप से इसको एक मान्यता मिल गई। ये सबसे महत्वपूर्ण पेपर के दृष्टिकोण से है कि हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ। इसी के बाद एक चीज और इसी में आप रिलेट कर लीजिए, ये जो 14 सितंबर की डेट है, इसी तारीख को 14 सितंबर को ही क्या मनाया जाता है, बताइए। इसी से आपको पता चल जाएगा कि 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस, हिंदी दिवस। ठीक है। यह जो है हमारे देश में अगर जो है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर। एक चीज और इसमें अगर आदमी बढ़ा के एक कदम और आगे जाता है तो कहेगा कि जो है इंटरनेशनल हिंदी दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये चीज आप जान लीजिएगा कि 14 सितंबर नहीं है, वो 10 जनवरी की डेट है। यानी 10 जनवरी को अगर कोई कहे कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी। यानी ये दो डेट यानी तीन जो फैक्ट है, इसको आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इसको जानिए। यानी 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी
हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। उसके बाद उसी आधार पर 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष जो है हिंदी हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अगर कोई आपसे कहे कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो आप जानिएगा 10 जनवरी। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। इसी तरह राष्ट्रभाषा आप जानिए, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, एक आध जो है शब्द और आते हैं शब्द उसमें, जैसे कहते हैं कि मानक भाषा क्या होती है। मानक का तात्पर्य यह है कि जो है एक नॉर्म्स बनाए जाते हैं किसी भाषा को यूज करने के लिए, अगर एक क्राइटेरिया होती है उसको मानक भाषा कहते हैं। जैसे कह दिया जाए कि जो है हम आपकी मानक भाषा क्या है। मानक भाषा यानी जब किसी भाषा को जो है परिष्कृत रूप दे दिया जाए। परिष्कृत रूप का तात्पर्य है कि जब किसी भाषा के जो है लिखने के लिए एक नियम बना दिए जाए, व्याकरणिक नियम बनाए जाए, निर्धारित हो जाए कि यह जो है ऐसे ही लिखा जाएगा, तो वो भाषा हो जाती है मानक भाषा। जैसे एक कह सकते हैं कि जब हम लोग जो है रिलेट करते हैं एक दूसरे से, या एक दूसरे के द्वारा पत्राचार करते हैं, जब हम आगे जाते हैं तो इसके आगे बढ़ेंगे मानक भाषा के लिए, तो सीधा सीधा बात यह है कि जब जो है भाषा को परिष्कृत रूप जब दे दिया जाता है तो वो मानक भाषा होती है। यानी जब कोई भाषा व्याकरणिक नियमों के अंतर्गत बद्ध हो जाती है तो वो होती है मानक भाषा। अगर कहें कि मानक भाषा है क्या भैया, तो हिंदी की क्या है, हिंदी खड़ी बोली। एक हिंदी खड़ी बोली हमारे यहाँ की क्या है, मानक भाषा है। यानी हम आपसे जो बात कर रहे हैं तो वो किस भाषा में है। वैसे हमारे यहाँ की भाषा क्या है, इलाहाबाद की भाषा है भैया, प्रयागराज की भाषा अवधी है। हमारा क्षेत्र जो है अवध क्षेत्र में आता है, लेकिन जो है हम आपसे जब कम्युनिकेट करते हैं तो एक जो है भाषा का एक निश्चित प्रारूप होता है, जिसको जो भाषा सबको समझ में आती है तो वो होती है मानक भाषा। यानी इसको हम हिंदी को भी मानक भाषा के तौर पर रख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी जो है राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई हमारे देश में। भारतीय संविधान में इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसके आगे हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक कदम और आगे बढ़ते हैं भाषा से संबंधित चीजें लेके। विश्व में टोटल लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें हमारी हिंदी भी एक भाषा है। हाँ भैया, हिंदी विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे चाइनीज, दूसरे नंबर पे अंग्रेजी, तीसरे नंबर पे हिंदी। तो विश्व में टोटल 18 भाषा परिवार हैं। टोटल कितने भाषा परिवार हैं? और भैया लगभग बताया हमने ना कि 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। पूरे विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। अगर इसको कोई अगर कहे कि अगर एग्जैक्ट है तो 2796, इसी को हम लगभग 3000 भाषाएं कहते हैं। विश्व में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 2796, या और कह सकते हैं सीधा सीधा अगर कोई पूछे तो भैया लगभग 3000 भाषा बोली जाती हैं। और विश्व में टोटल कितने भाषा परिवार हैं, अगर आपसे पूछे कोई कहे कि टोटल भाषा परिवार है, तो 18 भाषा परिवार है। कौन कितने भाषा परिवार है भैया? ये जो 3000 भाषाएं निकली हैं, ये टोटल 18 भाषा परिवारों से ले होकर के निकली हैं। इसी में हमारा आगे चलता है भारोपीय भाषा परिवार। इसी 18 भाषा परिवारों के अंतर्गत हमारा आता है भारोपीय या आर्य भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार जिसके अंतर्गत 10 भाषा परिवार आते हैं। सबसे बड़ा अगर कोई भाषा परिवार पूछे कहे कि भैया बताइए 18 भाषा परिवारों में सबसे ज्यादा जो है ब्रॉड है जो वो कौन सा है? वो है हमारा भारतीय या भारोपीय इसको बोलते हैं। इसको एक तरीके से बोल देंगे भारतीय आर्य भाषा परिवार। तो भैया इसमें भी 10 परिवार आते हैं, इसके अंतर्गत 10 परिवार आते हैं, जिसके अंतर्गत हम जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से हमको भारतीय आर्य भाषा को पढ़ना है। हमारे सिलेबस में है। भाषा के प्रारूप को आप समझ रहे हैं। भाषा विश्व में अगर पूछे कि कितनी भाषाएं बोली जाती हैं तो लगभग 3000, 2796। टोटल अगर विश्व में भाषा परिवार पूछा जाए तो 18 भाषा परिवार है, जिसमें सबसे बड़ा भारोपीय भाषा परिवार आता है, जिसके अंतर्गत हमारी भाषा आती है। हमारी भाषा भारोपीय भाषा परिवार, जिसमें 10 भाषा परिवार आते हैं। और उसमें जो है भारतीय आर्य भाषा परिवार में हम लोग हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे। तो हिंदी की उत्पत्ति को शुरू से लेकर के अब हम लोग उसको आगे डिवाइड करेंगे और आपको बताएंगे कि हिंदी कहाँ से धीरे धीरे आती हुई, कहाँ से शुरू हुई। आप जानते होंगे कहा जाता है कि विश्व की सभी भाषाओं की जननी किसको कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है। यानी अगर कोई कहे कि भैया सभी भाषाओं की मम्मी कौन है, तो वो है माता कौन है भैया? तो वो है संस्कृत। संस्कृत से ही सब भाषाएं निकली हुई हैं। ज्यादा कोई उछले तो बता दिया करो भैया संस्कृत से ही तो निकले हो, काहे इतना उछले जा रहे हो। तो सीधा सीधा भारतीय आर्य भाषा परिवार। हमको पढ़ना क्या है? हमको बहुत सारी चीजों को नहीं पढ़ना है, हमको सीधा पता पढ़ना है भारतीय आर्य भाषा परिवार। अगर कोई पूछे यह किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, तो आपको बताना है कि यह आता है भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत। ठीक है, भारतीय भाषा परिवार जो आता है वो भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आता है।
अब हमको पढ़ना है भारतीय आर्य भाषा परिवार को 3 भागों में बांट दिया गया। भारतीय आर्य भाषा परिवार को 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन भाषा परिवार, यानी कहें कि प्राचीन आर्य भाषा, प्राचीन आर्य भाषा। सबसे पहले भारतीय आर्य भाषा को अगर तोड़ा गया तो सबसे पहले तोड़ा गया प्राचीन आर्य भाषा। इसका समय होता है, प्राचीन आर्य भाषा का समय है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व यानी ईसा के जन्म से पूर्व। उसके बाद जो है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक मनाया जाता है, मतलब इसका जो है समय है। इसके अंतर्गत 2 भाषा परिवार आते हैं, यानी 2 भाषाएं आती हैं। एक होता है, आपको जानते होंगे, वैदिक संस्कृत, या इसी को जो है संस्कृत कह सकते हैं या वैदिक संस्कृत कह सकते हैं। वैदिक संस्कृत के बाद आता है दूसरे नंबर पे लौकिक संस्कृत, दूसरे नंबर पे क्लासिकल संस्कृत, लौकिक संस्कृत। क्लासिकल डांस सुने होंगे, क्लासिकल म्यूजिक सुने होंगे, क्लासिकल संस्कृत सुन लीजिए। लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत है कि वैदिक संस्कृत जिस संस्कृत के अंतर्गत हमारे वेदों की रचना हुई, यानी वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, अरण्यक, यानी जिनमें जो है जो यूज हुई संस्कृत, ठीक है, यानी यह जो है हमारे वेदों की भाषा। सीधा सीधा कहें वैदिक संस्कृत का तात्पर्य क्या है, वेदों की भाषा से है। लौकिक संस्कृत माने लोक की भाषा, लोक यानी जो है हमारे जो है यूज में जो आने, यानी इससे क्या हुए, इससे निकले वेद, अरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, यानी इस सब की भाषा क्या है, वैदिक भाषा है। इसका भी समय है। वैदिक संस्कृत को अगर कोई कहे कि इसका समय क्या है, इसकी समय जो है, इसी को आप जो है सीधा सीधा जो है 500-500 साल में तोड़ दीजिए। जैसे ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक है, तो इसको आप तोड़िए। वैदिक संस्कृत को कहाँ तोड़ेंगे, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक चलती है। ये कितना चलती है, 1000 ईसा पूर्व तक। यानी वैदिक संस्कृत का अगर कोई समय पूछे, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वैदिक संस्कृत का समय कितना है, 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। उसी तरह लौकिक संस्कृत, जिसको हम क्लासिकल संस्कृत कहते हैं, इसको जो है, इसमें क्या होगा, इसमें सारे जो महाभारत लिखे गए, रामायण लिखे गए, यानी रामायण और महाभारत की रचना हुई जिस भाषा में, उसको हम लौकिक संस्कृत कहते हैं। रामायण और महाभारत की रचना जिस भाषा में हुई उसको हम लौकिक संस्कृत कहते हैं। यानी लोक व्यवहार में जो भाषा फिर आगे बढ़ी, यानी सबसे पहले वैदिक संस्कृत को काम में लाया गया, उसके बाद उसके आगे, मतलब यही क्रम रहा है। यानी जो भाषा परिवार हुए हैं, भारतीय आर्य भाषा का जो क्रम है, उसको जो हम लोग अगर पढ़ेंगे तो सबसे पहले प्राचीन आर्य भाषा आता है। प्राचीन आर्य भाषा को 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक जो मेन चीजें आपको जाननी चाहिए। हाँ, उसके बाद जो है इसको 2 भागों में बांटा गया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत मतलब वेदों की भाषा, वैदिक संस्कृत का मतलब वेद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। वेद के अंतर्गत वेद, अरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण, ये सब सारे ग्रंथ जो रचे गए वो वैदिक संस्कृत के अंतर्गत लिखे गए। इसी प्रकार लौकिक संस्कृत लोक व्यवहार में जो भाषा अपनाई गई, उसके बाद जो है लौकिक रूप में यानी सांसारिक रूप में जो भाषा यूज की जाने लगी, इसके बाद हमारी आती है जिसमें जो है रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों की रचना हुई, तो लौकिक संस्कृत। इसके बाद दूसरे नंबर पे आती है हमारी प्राचीन आर्य भाषा के बाद जो है मध्यकालीन आर्य भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा। तो प्राचीन आर्य भाषा के बाद मध्यकालीन आर्य भाषा आती है। इसमें जो है जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक प्राचीन का समय था। बस इसी के आगे आप चलिए 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक। अभी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, मतलब ये उल्टा जा रहा है ना, लेकिन ये ऐसा नहीं है। देखिए, जब 1 ईस्वी है, मान लीजिए क्या है, ये ईस्वी है, ईस्वी के इधर जाएंगे आप लोग, प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे इधर जाएंगे तो इसके बाद ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, यानी फिर उसके बाद 100 ईस्वी, 1000 ईस्वी, 2000 ईस्वी, ऐसे आगे बढ़े। लेकिन अगर इसके इधर जाएंगे, आप जानते हो मैथ में इधर होता है ये प्लस है, इधर ये माइनस है, यानी ये प्री है, यानी इसीलिए इसको कहते हैं कि पूर्व ईसी, यानी ईस्वी के पूर्व, इसीलिए इसको ईसा पूर्व लिखते हैं। हम लोग क्या लिखते हैं, यानी 1 ईस्वी से पूर्व जब चलते हैं तो इसको ईसा पूर्व लिखते हैं। यानी ये 500 ईसा पूर्व से लेकर के ये होती है 500 ईसा पूर्व से लेकर के आगे चलते हैं तो 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक, यानी ये चलती है यहाँ तक। यानी मध्यकालीन आर्य भाषा जो है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक चलती है। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। समय आपको सीधा सीधा आपको देखना है कि ये 500 साल का जो है ये गैप है, इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान में रखिएगा कि जब इसको हमको पढ़ना है तो इसमें सीधा सीधा 500 साल का गैप है।
इसके अंतर्गत जैसे आपने देखा कि वैदिक संस्कृत आता है, लौकिक संस्कृत प्राचीन आर्य भाषा में, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। इसके आगे हम पढ़ेंगे तो इसमें आती है, फिर यही क्रम है, यानी वैदिक संस्कृत के बाद कौन सा क्रम आएगा, लौकिक संस्कृत। अब लौकिक संस्कृत से जो आगे बढ़ी, यानी इसी से, अब देखिए संस्कृत से ही सारी भाषाओं का जन्म हुआ है, तो देखिए धीरे धीरे रिलेट करिएगा कि जो है वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद जो है पाली आता है। क्या आता है भैया, पाली। पाली से तात्पर्य है बौद्ध धर्म की भाषा। जब गौतम बुद्ध ने जो है अपने उपदेश दिए तो कौन सी भाषा में दिए, पाली भाषा में दिए, यानी पाली का तात्पर्य किस भाषा से, इसको हम लोग प्रथम देश भाषा कह सकते हैं। अगर हम बहुत सारे लोगों प्रथम देश भाषा या बौद्ध धर्म की भाषा, इसको क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म की भाषा। कोई कहे कि भाषा जो है उन्होंने, गौतम बुद्ध जी ने अपनी जो है उपदेशों को किस भाषा में दिया है, तो वो जो है पाली भाषा में दिया है। तो पाली भाषा का जो समय है, अब देखिएगा इसमें पाली आता है, प्राकृत आता है और क्या आता है, अपभ्रंश आता है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अब आप अपभ्रंश का जब नाम सुने होंगे तो आपको धीरे धीरे अपने दिमाग में आया होगा कि अब भैया हिंदी की तरफ हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं, पाली प्रथम देश भाषा या प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है भैया, आगे नोट कर लीजिएगा, इसको प्रथम प्राकृत कहा जाता है। इसके आगे प्राकृत है, इसको प्राकृत को ये देखिएगा कि इसको प्रथम प्राकृत नहीं कहा जाता है, इसको द्वितीय प्राकृत कहा जाता है। और यह जो है वो जैन धर्म की भाषा है, द्वितीय प्राकृत कहा जाता है। और यह किस धर्म की भाषा है, यह जैन धर्म की भाषा है, इसको कहा जाता है जैन, यानी महावीर जो 24वें तीर्थंकर थे उनकी भाषा जो है अगर कही जाए तो ये भाई प्राकृत भाषा है। गौतम बुद्ध की अगर भाषा कही जाए तो वो पाली है। इसी प्रकार यदि भाषा को धीरे धीरे अब लोगों ने क्या किया, अपनी जो है जरूरत के हिसाब से हम लोग उसको क्या कहिए, लचीला बनाते चले गए, उसमें बदलाव करते चले गए। यानी भाषा का अगर एक और अगर कोई कहे तो भाषा परिवर्तनशील है। यानी भाषा जो है समय समय के बाद धीरे धीरे वो बदलती रहती है। और आप जानते होंगे किसी भी समाज का जो पतन या विकास, उसका डेवलपमेंट भाषा के विकास या डेवलपमेंट पर भी बहुत ज्यादा असर करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी, हड़प्पा सभ्यता में, यानी उनकी भी एक भाषा रही होगी। जब वो जो है उनका जो है जब वो पतन हुआ जब उनका, तो उनकी भी कोई भाषा रही होगी, तो उनके भाषा का भी पतन हो जाता है। यानी किसी भी देश की भाषा, किसी भी समाज की भाषा, उस समाज के डेवलपमेंट और उसके जो है हरासमेंट दोनों, यानी विकास और पतन दोनों से जुड़ी होती है। तो भाषा के बारे में एक चीज जान लीजिएगा, भाषा परिवर्तनशील है। भाषा किसी समाज के जो है उत्थान और पतन से सीधा सीधा जुड़ी होती है। अब हम आगे आते हैं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो भैया पाली का जो समय है इसको नोट कर लीजिएगा। पाली का समय है, देखिए 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक जो है वो प्राचीन, उसके बाद जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आता है लौकिक वैदिक संस्कृत। उसी के बाद इसी के आगे 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व तक लौकिक संस्कृत का समय है। ये जानिएगा कि वैदिक संस्कृत का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईसा पूर्व तक। लौकिक संस्कृत का जो है समय है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक है। उसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषा का समय, जब यहाँ पे खत्म होता है 500 ईसा पूर्व से, तो वहीं से मध्यकालीन आर्य भाषा का समय होता है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक चलती है, ईस्वी तक, नॉट ईसा पूर्व तक। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इसको 3 भागों में फिर बांटा गया। आगे अब हम आगे चलेंगे, पाली का समय जान लीजिए। पाली का समय बस हमने आपको बताया कि इसमें जो है जितना भी डिफरेंट होगा वो 500 साल का डिफरेंट है। बस सभी में कितना डिफरेंट है, 500 साल का डिफरेंट है। तो 500 साल में डिफरेंट करेंगे तो बस इसी के आगे हम चलेंगे। जब यहाँ 500 ईसा पूर्व में खत्म होती है प्राचीन आर्य भाषा, तो पाली का समय यही शुरू होता है 500 ईसा पूर्व से लेकर के कितना, 1 ईस्वी तक चलेगा। कितना चलेगा भैया, 1 ईस्वी तक चलेगा। यानी 500 ईस्वी में आगे आपको और बढ़ाना है बस। यानी हर एक जो है जो भाषाओं में जब भाषा का विकास होता गया तो 500 साल का जो है वो अंतर आता गया। आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं कि भैया ये 500 गुरुजी बता दिए कि 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक है, तो हमको इसको याद नहीं करना है। आपको 1500 ईसा पूर्व से बस 500 का गैप करते हुए चले जाना है। तो पाली का जो समय है, यानी कि इसको प्रथम जो है देश भाषा कहा जाता है और इसको प्रथम प्राकृत के नाम से जाना जाता है। इसको बौद्ध धर्म की भाषा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध जी ने इसी भाषा में अपना उपदेश दिया था। इसी प्रकार प्राकृत, इसके आगे यानी भाषा धीरे धीरे बिगड़ रही है। संस्कृत को धीरे धीरे बिगाड़ा गया है लोगों ने, जो अपने सुविधा और सरलता के लिए भाषा को धीरे धीरे बदल लिया है। तो आपको अब जानना है कि प्राकृत का समय कितना है। अगर पूछे कोई प्राकृत का, ये चीज जाननी चाहिए। यानी कि हिंदी की उत्पत्ति के विषय से पहले हम लोग को ये सब चीजें जाननी चाहिए। अब बहुत सारी परीक्षाओं में ये समय पूछे भी जाते हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे सीधे सीधे एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं कि वैदिक संस्कृत का या पाली का जो है समय बताइए। पाली का
समय बताइए। इसी तरह प्राकृत, अब 1 ईस्वी जब पाली खत्म हुई तो उसके बाद 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक प्राकृत का समय हुआ। 500 ईस्वी तक प्राकृत और सीधे सीधे अपभ्रंश। इसी के आगे चलती 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश चलता है। ठीक है, यानी पाली प्राकृत अपभ्रंश, यही 3 आपको जाननी चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है आपकी यानी प्राचीन आर्य भाषा, फिर उसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, मध्यकालीन में पाली प्राकृत अपभ्रंश, और इसके बाद आती है आधुनिक आर्य भाषा परिवार, आधुनिक आर्य भाषा, सॉरी, आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा का समय कब कोई पूछे तो भैया बता दीजिएगा सीधा सीधा, जब अपभ्रंश का समय कहाँ है 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश का समय कहाँ तक है 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक। तो भैया इसी के आगे जोड़ लीजिएगा कि आधुनिक आर्य भाषा का समय अगर कोई पूछे यानी 1000 ईस्वी से कहाँ तक, अब तक हम जो कर रहे हैं वो जो है वो आधुनिक भाषा परिवार, आधुनिक भाषा के अंतर्गत आती है। यानी ये अगर चीजें आपको नोट करनी हो तो आप ये नोट कर लीजिएगा। एग्जाम की दृष्टि से अगर सबसे अभी तक कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो यही चीज है। यानी भारतीय आर्य भाषा परिवार, भारतीय आर्य भाषा परिवार को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन आर्य भाषा परिवार, मध्यकालीन आर्य भाषा, उसके बाद आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन आर्य भाषा में पाली प्राकृत अपभ्रंश 3 आते हैं। उसके बाद आधुनिक आर्य भाषा, जिसको हम लोग आगे देखते हैं। अब आप इसको जो है नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, या तो आप लोग इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे अब जो हमारा मेन चीज है आधुनिक आर्य भाषा। हिंदी के लिए हम लोग जो है आधुनिक आर्य भाषा यानी अपभ्रंश तक की अभी तक हम लोगों ने जानकारी ली है। ये जान लीजिए अपभ्रंश का मतलब होता है अपभ्रंश। अपभ्रंश का तात्पर्य है कि जो है किसी भी, अपभ् का मतलब होता है बहुत जो है तगड़े से, यानी कि बहुत बुरी तरह जो है कोई अगर भाषा को तोड़ दिया जाए। अपभ्रंश, भ्रंश का मतलब है कि टूटी हुई भाषा। यानी संस्कृत से भैया लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है कि भैया बहुत सारी, अपभ्रंश को और भी नामों से जाना जाता है, ग्रामीण भाषा, अवहट्ट भाषा, यानी जो है गंवारों की भाषा तक कहा जाता है इसको। तो अपभ्रंश का मतलब ये होता है कि यह जो है जब भाषा को बहुत ज्यादा विकृत कर दिया गया तो इसको कहा गया अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है बहुत सारी टूटी हुई। यानी हिंदी का हमारे विकास कहाँ से माना जाता है, यानी सभी भाषाओं की जननी को अगर कोई कहा है, सभी भाषाओं की जननी कौन है तो वो है संस्कृत। लेकिन अगर कोई कहे कि हिंदी कहाँ से आई है, भैया एक चीज कंफ्यूज होते हैं लोग कि हिंदी की जननी कौन है या सभी भाषाओं की जननी कौन है। ये चीज आप जानिए, प्रश्न में बहुत सारे पूछे जाते हैं ये सब चीजें। अगर कोई कहे कि हिंदी की जननी कौन है, अगर कोई कहे प्रश्न आपसे हिंदी की जननी, प्रश्न सीधा सीधा बनता है हिंदी की जननी या हिंदी किस भाषा से। जननी से आप समझ रहे हैं ना तात्पर्य क्या है, जननी मतलब माता। हिंदी की जननी क्या है, हिंदी की जननी। अभी तक हम लोग कहाँ तक थे, संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, पाली प्राकृत, अपभ्रंश। तो हिंदी जो है हमारे अपभ्रंश की भाषा है भैया, अपभ्रंश है। यानी हिंदी की जननी अगर कोई कहे तो अपभ्रंश, अपभ्रंश। हिंदी की जननी कोई कहे तो क्या होगा, अपभ्रंश। अगर इसी में शब्द एक और जुड़ जाए, एक शब्द और जुड़ जाए कि भैया एक शब्द जुड़ जाए हिंदी की आदि जननी। अगर कोई कहे कि हिंदी की भैया आदि जननी कौन है, तो हिंदी की आदि जननी अगर कहे तो सभी भाषाओं की आदि जननी कौन होगी, आप लोग अपने से दिमाग लगाइए, संस्कृत। बस फर्क इतना ही है। अगर कोई कहे हिंदी की जननी क्या है तो अपभ्रंश, और हिंदी की आदि जननी कोई कहे तो क्या होगा, अपभ्रंश, नहीं संस्कृत। आगे चलते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भाषा परिवार। तो यही अपभ्रंश को ही जो है तोड़ करके आधुनिक आर्य भाषा परिवार का विकास होता है। अपभ्रंश को जो है कई सारे क्षेत्रीय भेद किए गए आधुनिक आर्य भाषा परिवार, आर्य भाषा में। आधुनिक आर्य भाषा में बहुत सारे इसके अपभ्रंश के क्षेत्रीय भेद किए गए, जिनमें आपको हम बताएंगे कि कितने कितने अपभ्रंश के क्षेत्रीय भेद किए गए। जैसे एक अपभ्रंश का क्षेत्रीय भेद जान लीजिए, यानी यही क्रम रहा है, आप जान लीजिए। अगर कोई कहे 60 टर्म में, हम आपको भी बताएंगे कि कैसे क्रम होता है अपभ्रंश का क्षेत्रीय भेद, अपभ्रंश के क्षेत्रीय भेद। अब हमारा मेन शुरू होता है विषय अब
भाषा से संबंधित अगर कोई चीजें, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा की उत्पत्ति के विषय में पढ़ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हिंदी की ओर। ठीक है, तो अब हम मेन हमारा विषय शुरू होता है अब, जिसको हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा, इसमें जो है अपभ्रंश का क्षेत्रीय भेद किया गया, अपभ्रंश को भी अब जो है और सारे क्षेत्रों में तोड़ा गया, अपभ्रंश को और सारे क्षेत्रों में तोड़ा गया। जैसे अभी कहेंगे कि जो है संस्कृत को शोरसैनी अपभ्रंश, ठीक है, यानी मथुरा में शूरसेन जनपद के निकट बोले जाने वाली भाषा। शूरसैनी के बाद जो है मागधी अपभ्रंश, ठीक है, मगध क्षेत्र में जो तोड़ी गई भाषा मागधी। उसके बाद अर्धमागधी, उसके बाद इसी तरह ब्राह्मण अपभ्रंश, इसी तरह और इसके भेद किए गए जो है खस अपभ्रंश। तो कई सारे इस तरह से अपभ्रंश के भी क्षेत्रीय भेद किए गए, यानी अपभ्रंश जो है वो तोड़ा गया। अगर आपको एक चीज नहीं समझ में आ रही तो आप इतना जान लीजिए कि सबसे पहले अगर आपका क्रम कोई पूछेगा तो सबसे पहले आती है संस्कृत। संस्कृत के बाद किसका नंबर आता है, लौकिक संस्कृत। संस्कृत के बाद किसका क्रम आएगा, लौकिक संस्कृत। उसके बाद अगर आपको कोई और पूछे इसके आगे क्या आता है, इसके आगे आती है पाल, इसके आगे आती है पाल, यही क्रम रहेगा। पाल के बाद क्या आएगी, प्राकृत, प्राकृत के बाद क्या आएगा, अपभ्रंश। अगर हिंदी का कोई क्रम पूछे अपभ्रंश, अगर हिंदी का कोई क्रम पूछे अपभ्रंश किससे जो है टूट, जब 1000 ईस्वी के बाद जब शुरू होती है अपभ्रंश, हिंदी यहाँ आती है, ये क्रम होता है। यानी कई सारी परीक्षाओं में अगर पूछता है कि भैया क्रम क्या है, तो सबसे पहले संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाल आती है, फिर प्राकृत आता है, फिर अपभ्रंश आता है, उसके बाद हिंदी का आगे विकास शुरू होता है। यानी इस तरह हम देखेंगे कि अपभ्रंश को बहुत सारे क्षेत्रीय भेद किए गए, यानी अपभ्रंश के कई सारे क्षेत्रीय भेद किए गए। जैसे हमने देखा कि शोरसेन जनपद के आसपास की भाषा, यानी मथुरा के पास एक शोरसेन जगह है, यानी इसको क्षेत्रों के आधार पर फिर अर्ध जो है अपभ्रंश को बांटा गया। मागधी हो गया, अर्धमागधी हो गया, प्राचीन अपभ्रंश और खस अपभ्रंश। इसके आधार पर अब जो है इसका अपभ्रंश का क्षेत्रीय भेद किया गया। अब इसी के साथ साथ हमारी जो है हिंदी की उपभाषाएं इन्हीं क्षेत्रीय अपभ्रंश के जो पार्ट है, इन्हीं से इनका विकास होता है हिंदी की भाषाओं का। अब आप देखेंगे कि इसमें अपभ्रंश का क्षेत्रीय भेद किया गया, शौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, ब्राह्मण और खस। खस को पहाड़ी भी कहा जाता है, पहाड़ी खस यानी पहाड़ी अपभ्रंश, जिसको आप कह सकते हैं पहाड़ी अपभ्रंश। यानी हिंदी के अब क्षेत्रीय भेद शुरू होंगे, यानी अब जो है हिंदी की जो है मेन क्लास है आपकी, जो है जो आपके एग्जाम के टर्म से रिलेटेड है, वो यहाँ से शुरू होगी। आप ये जानिएगा कि जो अपभ्रंश का क्षेत्रीय भेद किया गया, यानी जो शौरसैनी किया गया, मागधी किया गया, अर्धमागधी किया गया, उनमें जो है हिंदी की जो है 5 उपभाषाओं की उत्पत्ति होती है। उन्हीं से हिंदी की 5 उपभाषाओं की उत्पत्ति होती है। यानी अगर कोई पूछे कि हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं टोटल, वो तो 5 उपभाषाएं हैं, और उसके बाद जो है उसके अंतर्गत 17 या कहीं कहीं एग्जाम में उसके आ जाता है 18 बोलियों का वर्णन मिलता है। अब हम आगे पढ़ेंगे तो आपका जो है सारा चीजें वो सीधे सीधे सरलता से क्लियर होती चली जाएंगी। क्रम आप जान गए, संस्कृत, संस्कृत से लौकिक संस्कृत, पाल, प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश। अपभ्रंश को तोड़ करके यानी धीरे धीरे हिंदी को जो है परिवर्तित किया गया, भाषा को परिवर्तित किया गया, और बाद में हिंदी का जन्म होता है। तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, 5। ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 उपभाषाएं एवं बोलियां। बोलियां कितनी हैं हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत, कितनी बोलियां आती हैं, 17 या कहीं के एग्जाम में 18 बोलियां आती हैं। कहीं के एग्जाम में अगर 17 देता है, ऑप्शन में 17 रहता है तो 17 लगाइए, 18 है तो 18 लगाइए। अपवाद के तौर पर ऐसा कभी नहीं आता है कि एग्जाम में 17 या 18 दोनों दे दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो उपभाषाएं जो आपका अभी हमने किया था अपभ्रंश का क्षेत्रीय भेद, जो शौरसैनी किया था, तो इसमें जो है जो उसी क्षेत्रीय भेद से रिलेटेड होके आप चलिएगा, यानी शौरसैनी, शौरसैनी, उसके बाद मागधी किया था हमने, मागधी, उसके बाद हमने किया था अर्धमागधी, आपने देखा अर्धमागधी, उसके बाद हमने देखा कि ब्राह्मण,
ठीक है। उसके बाद हमने खस, यानी अपभ्रंश का अभी हमने देखा था ना क्षेत्रीय भेद, ये अपभ्रंश के क्षेत्रीय भेद हैं। अपभ्रंश के ये अपभ्रंश के क्षेत्रीय भेद हैं। शोरसैनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश और खस अपभ्रंश, यानी ये बाद में अपभ्रंश के क्षेत्रीय भेद किए गए। अब इसी से निकल करके हमारी 5 उपभाषाएं, हिंदी की 5 उपभाषाएं और इसकी 17 या 18 बोलियों का वर्णन मिलता है। आगे इसी का डेवलपमेंट हम आगे पढ़ते हैं। तो फिर 5 उपभाषाएं, जिनमें शोरसैनी के अंतर्गत कितनी कितनी उपभाषाएं आती हैं आप देख लीजिएगा कि शोरसैनी के अंतर्गत आती हैं जो है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शोरसैनी, अगर कोई कहे पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश के अंतर्गत आता है तो वो शोरसैनी अपभ्रंश है। ठीक है। इसके बाद आगे आती है राजस्थानी, राजस्थानी हिंदी। इसी के आगे आती है आपको शोरसैनी से ही गुजराती, और उनकी हिंदी साहित्य के इतिहास में डॉक्टर नगेंद्र हैं और हरदयाल की किताब में पहाड़ी को भी शोरसैनी के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि उसमें भी जो है पश्चिम का प्रभाव देखने को मिलता है या शोरसैनी का प्रभाव मिलता है, तो उसको उन्होंने उसके अंतर्गत वर्गीकृत किया है। यानी इसी के अंतर्गत पहाड़ी को रखा गया है, लेकिन पहाड़ी को रखा जाता है, वास्तविकता यह है कि पहाड़ी जो है खस अपभ्रंश यानी खस से जो है नेपाल के आसपास की जो है क्षेत्र है, वहां से ये पहाड़ी को रखा जाता है। तीन इसमें आएगी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती हिंदी। मागधी में आपका आएगा बिहारी हिंदी। मागधी में क्या आएगा आपका? बिहारी हिंदी, यानी बिहार प्रांत की हिंदी, बिहारी हिंदी, बंगला, उड़िया, असमिया, यानी कौन कौन सी मागधी के अंतर्गत आएगी? बिहारी हिंदी, बंगला, उड़िया, असमिया। ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप जो है मिस मत करिएगा। इसको जो है पेन कॉपी लेके चाहे इसको नोट करते रहिएगा साथ में, क्योंकि अपभ्रंश के क्षेत्रीय भेद शोरसैनी से जो है ये अब इसी से 5 जो है उपभाषाएं निकली हैं, हिंदी की 5 उपभाषाएं इसी में से वो आगे निकली हैं। जैसे आपने आप देखा, आगे देखेंगे अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, ब्राह्मण से सिंधी, सिंधी का विकास हुआ, और खस से पहाड़ी हिंदी। ठीक है, पहाड़ी हिंदी। इस तरह से अब इन्हीं में 5 उपभाषाएं एवं 17 बोलियां इन्हीं के अंतर्गत आती हैं। अभी आपने देखा कि शोरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, ब्राह्मण और खस से शोरसैनी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती हिंदी। उसके बाद बिहारी हिंदी, बंगला, उड़िया, असमिया आती है। उसके बाद अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी आएगी। अभी आपको इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या आती हैं। फिर सिंधी, फिर पहाड़ी हिंदी। तो इन्हीं में 5 उपभाषा परिवार है, 5 उपभाषाएं हैं। एक पश्चिम हिंदी, राजस्थानी हिंदी, उसके बाद आती है बिहारी हिंदी, उसके बाद क्या आएगी आप बताइए? पूर्वी हिंदी, उसके बाद क्या आएगी? पहाड़ी हिंदी। यानी अगर कोई कहे कि 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं, तो सीधा सीधा जोड़ लीजिएगा। पहली जो है पश्चिमी हिंदी है, दूसरी जो है वो राजस्थानी है, और तीसरी कोई कहे कि बिहारी, चौथी पूर्वी हिंदी, 5वीं जो है आपकी पहाड़ी हिंदी। यानी ये 5 उपभाषाएं हैं। समझ रहे हो आप लोग? जो है इसी से आगे हम आपको अभी चार्ट बना देते हैं, जिससे आपको ये सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी कि कैसे 5 उपभाषाएं हैं और कैसे 17 या 18 बोलियां हैं। हमारे हिंदी के अंतर्गत कैसे कैसे 17 बोलियां आती हैं, तो इसको आप जो है जान लीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, अब आपको समझना। सीधी सीधी चलते हैं हम लोग, सीधा सीधा अपने आते हैं उपभाषा पर और उसकी 17 बोलियों पर, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। सीधा सीधा आपसे पूछा जाता है ना कि भैया बताइए, कह देगा कि जयपुरी जो है वो किस उपभाषा के अंतर्गत बोली जाने वाली, किस उपभाषा के अंतर्गत बोली जाती है? जयपुरी जो है बोली है वो किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? सीधा सीधा आपसे ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सीधा सीधा बोला जाता है कि अवधि जो है किस उपभाषा के अंतर्गत या किस अपभ्रंश के अंतर्गत उसको बोला जाता है। अवधि किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? तो अभी आपने पीछे देखा होगा कि सबसे पहले शोरसैनी, उसके बाद मागधी, उसके बाद अर्धमागधी, अर्धमागधी, उसके बाद
जो है वो खस। ये 5 अपभ्रंश के क्षेत्रीय भेद जो किए गए थे, इनके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे शोरसैनी में, शोरसैनी का पार्ट है पश्चिमी हिंदी, इसी से शोरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास माना जाता है, पश्चिमी हिंदी, और इसी से जो है वो राजस्थानी हिंदी। अब ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। शोरसैनी, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। इसके पहले हम लोगों ने भी चार्ट बनाया था कि शोरसैनी के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, यानी कौन कौन से वो आते हैं उपभाषा। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती भी आती है, लेकिन जो हमारी मुख्य 5 उपभाषाएं हैं वो हम लोग आज देखेंगे। मागधी के अंतर्गत बिहारी हिंदी, ये मेन चार्ट है, सबसे महत्वपूर्ण चार्ट अब बन रहा है आपका। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, और खस जो है वो है, खस से जान लीजिए वो पहाड़ी हिंदी, खस जो है वो पहाड़ी हिंदी का है। यानी 5 उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। यानी अगर कोई कहे कि 1 2 3 4 ये है चौथी और 5वीं ये है पहाड़ी हिंदी। 5 उपभाषाएं हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, इन्हीं में से 17 बोलियां निकलती हैं। सबसे महत्वपूर्ण आपके एग्जाम की दृष्टि से यही है, यानी ये जो चार्ट बनेगा वो सबसे, यानी शोरसैनी से कौन कौन से निकली, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। मागधी से कौन सी निकली, मागधी से कोई पूछे तो कौन सी निकलेगी, बिहारी हिंदी। अर्धमागधी से कौन सी निकली, पूर्वी हिंदी। और उसके बाद खस से कौन सा, खस अपभ्रंश से किसका विकास हुआ, पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ। यानी विकास की दृष्टि से अगर कोई कहे कि सीधा सीधा पूछता है प्रश्न कि राजस्थानी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश के हुआ होता है, तो आपको जानना है कि राजस्थानी के अंतर्गत जितनी बोलियां आती हैं उनका भी विकास शोरसैनी या राजस्थानी हिंदी से। उसके बाद इसी तरह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो जो बोलियां आती हैं, अब आपको देख लेना है कि इसके अंतर्गत बोलियां सबसे महत्वपूर्ण जो है अभी तक का कंटेंट में सबसे महत्वपूर्ण अगर पार्ट है तो ये है। इसमें आता है ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी और हरियाणवी। ठीक है, इसमें 5 बोलियां आती हैं। जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, 5, 1 2 3 4 और 5, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी और हरियाणवी। अभी तक सबसे एग्जाम की दृष्टि से अगर सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रश्न अगर पूछे गए हैं तो अभी तक आपका इसमें सबसे ज्यादा प्रश्न इसमें से आते हैं। ये चीज आपको बहुत ज्यादा जरूरी है जाननी। मागधी, अर्धमागधी, खस। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां हैं ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी और हरियाणवी। उसके बाद राजस्थानी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी। यानी मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। इसके बाद बिहारी हिंदी में मगही, मैथिली और भोजपुरी। ठीक, मगही, मैथिली और भोजपुरी। उसके बाद पूर्वी हिंदी में एबीसी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। हमारे इलाहाबाद की कौन सी बोली है, प्रयागराज की अवधी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, यानी भाषाओं में अगर हम लोग अब विकास पढ़े हैं तो अवधि, ये चार्ट आप जान लीजिए, गिनती के लिए। अच्छा, पहाड़ी का बचा हुआ है, पहाड़ी में आती है आपकी, पहाड़ी को हम अलग से लिख देते हैं, खस का, खस अपभ्रंश के अंतर्गत पहाड़ी आती है, इसको हम अलग से लिख दे रहे हैं यहाँ पे। जो खस अपभ्रंश है इसको हम यहाँ लिख देते हैं, खस का जो है, खस से विकास होता है पहाड़ी हिंदी का। ये हमारी 5वीं उपभाषा है पहाड़ी हिंदी। अब पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत ही केजी, केजी मतलब कुमाऊनी और गढ़वाली आती है, कुमाऊनी और गढ़वाली आती है। अब बोली आप देखिए कितनी बोलियां हुई, टोटल गिनिए। बिहारी के अंतर्गत 3 आती है, मगही, मैथिली, भोजपुरी। फिर पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। 3 ये, 3 ये, 4 ये। राजस्थानी हिंदी में मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। उसके बाद जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, गिनती गिनिए, 5 5 4 9 9 3 12 12 3 15 और 15 के बाद ये 2 कुमाऊनी और गढ़वाली, जो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। अब आप कहेंगे गुरुजी ये 17 हुई है,
ये 17 बोलियां हैं, लेकिन आपने कहा था 17 या 18 भी हो सकती हैं, यानी बोलियों की संख्या कितनी 17 या 18 बताई थी। तो भैया इसी में जो है आगे जो है जोड़ लीजिए कुमाऊनी, गढ़वाली और एक जोड़ जाती है नेपाली, जिसको सरस्वती पांडे गोविंद पांडे वाली किताब में जो है आपको देखने को मिलता है कि जो है ये नेपाली को भी इन्होंने रखा है। यानी कई सारी किताबों में जो है नेपाली को भी पहाड़ी हिंदी की जो है बोली के रूप में देखा जाता है, इसलिए 17 या 18 बोलियों की चर्चा मिलती है। यानी सबसे महत्वपूर्ण अगर अभी तक कोई अगर जो सारणी बनी है तो वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यानी सोरसैनी अपभ्रंश, अपभ्रंश को जब तोड़ा गया, यानी अपभ्रंश के जब क्षेत्रीय भेद किए गए तो उसमें सोरसैनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, यानी इस तरह से अपभ्रंश के क्षेत्रीय भेद किए गए। पश्चिमी हिंदी, सोरसैनी से किसका विकास हुआ, पश्चिमी हिंदी का। सोरसैनी से ही विकास किसका हुआ, पहाड़ी हिंदी का। ठीक है, फिर सोरसैनी के अंतर्गत जो पश्चिमी हिंदी आती है, इसके अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी और हरियाणवी। उसके बाद राजस्थानी, राजस्थानी में मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। उसके बाद बिहारी हिंदी में मगही, मैथिली, भोजपुरी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। उसके बाद खस में कुमाऊनी, गढ़वाली और कहीं कहीं किताबों में नेपाली आती है। नेपाली को जोड़ करके टोटल बोलियां कितनी हो जाती हैं, 18। ठीक है, यानी अब तक हमारा भाषा का विकास का चार्ट यहाँ हमारा खत्म होता है। अब हम देखेंगे कि जो है संविधान में क्या क्या चीजें भाषा के लिए दी गई हैं, संविधान में भाषा के लिए क्या क्या जो है मानक तय किए गए हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि हमारा जो है भारतीय संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद जो है हमारी जो है संविधान का निर्माण हुआ, जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगभग कुछ समय लगा था उसको बनने में। उसके बाद जो है मूल संविधान जो लागू होता है वो कब लागू होता है, जिस दिन हम लोग सब रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। और उसी दिन जो है जब उस संविधान में टोटल संविधान में जो है अनुसूचियां होती हैं, आप जानते होंगे। जो शिक्षा आती है वो किस अनुसूची के अंतर्गत आती है, कोई जानता है? शिक्षा जो आती है सूची होती है संविधान में, राज्य सूची, केंद्र सूची और एक आती है समवर्ती सूची। ठीक है, 3 सूचियां होती हैं, तो 3 सूचियां हैं। तो इसमें जो है हमारी शिक्षा जो होती है वो समवर्ती सूची में अंतर्गत आती है। अब हम लोग भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं तो सीधा अपने टॉपिक पर कंसंट्रेट रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में जो है उसकी क्या क्या अवधारणाएं दी गई हैं हिंदी भाषा के संबंधित, या भाषा के संदर्भ में भारतीय संविधान में क्या क्या दी गई, सबसे ज्यादा प्रश्न क्योंकि उसमें से पूछे जाते हैं। आपने देखा है, आप जानते होंगे कि अनुच्छेद 343 का नाम सुना होगा आप लोगों ने। हाँ, अनुच्छेद 343 का नाम सुना होगा। तो ये जान लीजिए कि जो मूल संविधान था, जो हमारा 1950 का जो मूल संविधान था, जो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, उसमें जो भाग 17 था, भाग 17 के 8वीं अनुसूची, भाग 17 के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख था, 14 भाषाओं का उल्लेख था, 14 भाषाओं का उल्लेख था। लेकिन बाद में बहुत सारे संवैधानिक संशोधन किए गए और इन संख्याओं की जो संख्या वो क्या हुई, भाषाओं की संख्या बढ़ गई। कितनी हो गई? बाद में इन भाषाओं की संख्या जो हो गई वो 22 भाषाएं हो गई। कितनी हो गई? यानी वर्तमान समय में अगर कोई पूछे कि संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अब कोई पूछे कि भैया मूल संविधान भाग 17 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। उसके बाद इसको बहुत सारे जो है इसमें एक्ट के द्वारा या अधिनियम के द्वारा या संशोधन के द्वारा इसको जो है जोड़ करके टोटल 22 भाषाएं की गई। मेन चीज आपको ये जाननी है कि वो 14 जो भाषाएं हैं उनमें जो है मुख्यतः जो है हिंदी, उनमें जो है 14 भाषाओं में अंग्रेजी, भोजपुरी, इनका स्थान नहीं है। ये चीज बहुत सारे प्रश्न में, बहुत सारे पेपरों में पूछा जाता है प्रश्न, क्या अंग्रेजी जो है वो भारतीय जो अनुसूची है में जो 22 भाषाएं हैं उनमें क्या अंग्रेजी का नाम है, तो उनमें अंग्रेजी का नाम नहीं है। भोजपुरी का भी नाम नहीं है। उसमें किसका किसका नाम है लिखना पड़ेगा। 22 भाषाओं को टोटल 14 भाषाएं थी मूल संविधान में, तो उनमें लगभग, अब आपको ये बता देते हैं कि ये 22 भाषाएं आई कहां से। 14 भाषाएं थी, मुख्य 14 भाषाएं थी, जिनमें 15वीं भाषा के रूप में कौन सी आई? सिंधी। ठीक है, फिर उसके बाद 16वीं भाषा के रूप में कौन आई? कोंकणी।
फिर 17वीं भाषा के रूप में मणिपुरी, फिर उसके बाद 18वीं भाषा के रूप में नेपाली, फिर 19वीं में बोडो, फिर 20वीं में डोगरी, फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोग इसको हल्के मत लीजिएगा कि जो है अभी तक जो चीज़ें चल रही थी वो बहुत ज़्यादा जो है वो, अब इससे पहले जो हमने चार्ट बनाई थी जो अपभ्रंश के अंतर्गत उसको जो है उपभाषाएं 5 उपभाषाएं बनाई थी, उसके बाद ये अभी तक का सबसे जो है महत्वपूर्ण कंटेंट है ये बोडो डोगरी, उसके बाद आती है मैथिली और 22वें नंबर पे आती है संथाली। तो ये चीज़ आपको बहुत जरूरी है भैया जानना, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है। अगर पूछता है सीधा पूछता है कि भैया मूल संविधान में तो 14 भाषाएं थी, उसके बाद में जो है 12 जो भाषाएं 22 भाषाएं टोटल हुई, यानी जो और 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये जो 8 भाषाएं और जोड़ी गई, ये कैसे जुड़ी, यानी 15वें नंबर पे जो है 21वें संशोधन के द्वारा, इसको कौन सा संशोधन कहा जाता है, 21वें संवैधानिक संशोधन 1967 के द्वारा इसको कैसे जोड़ा गया, 21वें संवैधानिक संशोधन, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। ये जो 15वीं भाषा है सिंधी, इसको किस संवैधानिक संशोधन और किस वर्ष के संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया, इसको जानिएगा कि सिंधी जो भाषा है वो 21वें संवैधानिक संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया। फिर उसके बाद 3 भाषाएं और जोड़ी गई, इसके बाद जो है सिंधी के बाद कौन आती है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इसको जो है 71वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया। जो है 71वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया, 71वें। फिर उसके बाद जो है बोडो डोगरी मैथिली संथाली आता है, यानी एक ये सिंधी को 15वें के उसमें जोड़ा गया 15वीं भाषा के रूप में, जो 21वें संवैधानिक संशोधन 1967 के अंतर्गत जोड़ा गया। उसके बाद कोंकणी का नाम आता है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 3 भाषाओं को जोड़ा गया, जिनमें 71वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया। उसके बाद बोडो डोगरी मैथिली संथाली 4 भाषाओं को जोड़ा गया, जो 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा 2003 में इसको जोड़ा गया। यानी सिंपल सी चीजें हैं कि अगर सीधे पूछता है प्रश्न जो है आती है आपके उसमें पेपर में जो प्रश्न आते हैं उसमें कहता है कि भैया मूल संविधान में अगर कोई पूछे तो कितनी भाषाएं, 14 भाषाएं, ठीक है। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें हिंदी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, उड़िया, बंगला, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, असमिया, ये सब चीजें आती हैं। इसके बाद जो है और 8 भाषाएं जो जोड़ी गई हैं वो उसमें भाग 17 में जो है और जोड़ी गई, ठीक है भैया, सीधा। अब जो है आपको एक चीज और बतानी रह गई है, भाषा के जो है भाषा के संबंधित में, हिंदी भाषा के संबंध में एक चीज जान लीजिए, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को जो है राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ भारतीय संविधान में। उसके बाद आगे कर चलते हैं तो ये जान लीजिए अनुच्छेद 343 का नाम आप लोगों ने बहुत सारा सुना होगा। जो राजभाषा के प्रावधान दिए गए हैं, राजभाषा से संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं वो अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक राजभाषा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो जो ये कहा गया है ना कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, तो ये आप जानते होंगे 343 अनुच्छेद के 343 343 अनुच्छेद जो है वो भारतीय राजभाषा के लिए, राजभाषा के संबंध में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 300 आर्टिकल 343। तो आर्टिकल 343 के भाग ए में आपने देखा होगा ना, भाग अ, भाग ब, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के भाग 1 में कहा गया, सीधा कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि जानते हैं ना आप लोग, लिखने की ढंग होती है, लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। यानी संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि क्या होगी, देवनागरी। हमारी हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में और कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं जानते हैं आप लोग? देवनागरी लिपि में संस्कृत, नेपाली, मराठी, ठीक है, ये और
भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। यानी कि संघ की राजभाषा हिंदी 343 अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की राजभाषा 343A में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी तथा अंकों का देवनागरी होगी तथा अंकों का स्वरूप अंतरराष्ट्रीय स्वरूप, जो भारत का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप की जो अंक है तथा अंकों का स्वरूप भारतीय अंक होंगे। अंक आप जानते होंगे ना, भारतीय, ये वाला नहीं जो 1 2 3 4 ये नहीं, ठीक है। हमारा स्वरूप कैसा है? 1 2 3 जैसे हम लिखते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्वरूप है, जो अंतरराष्ट्रीय मानक है, एक क्राइटेरिया बनाया जाता है ना, अंकों का भी क्राइटेरिया है, तो वो लिखा जाएगा 1 2 3 4। यानी कैसा होगा? जो अंतरराष्ट्रीय स्वरूप होगा वो भारतीय अंतरराष्ट्रीय अंक के स्वरूप में होंगे, यानी 1 2 3 4। अगर कोई कहे कि 343 अनुच्छेद, प्रश्न ऐसे बन जाते हैं कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त होता है? एक दे दिया 343, फिर दूसरा दे दिया 344, फिर तीसरा दे दिया 343A, फिर ऐसा दे दिया, चौथा दे दिया 343B। यानी अगर कोई प्रश्न पूछता है सीधा सीधा कि बताइए कि राजभाषा हिंदी को जो है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हुई थी, तो आपको सीधा सीधा 343 अनुच्छेद जानते हैं आप लोग। लेकिन यहाँ अगर ऑप्शन देखिए कि 343A भी ऑप्शन है, यहाँ क्या है? 343A है। यानी अगर सही जवाब होगा आपका तो 343A होगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़िए कि 343A में और B में क्या कहा गया भैया? 2 भाग थे इसमें, 343 अनुच्छेद में B भाग। यानी अभी तक जो है जिन कामों में अंग्रेजी का यूज होता रहा है, यानी भाई भारतीय भाषा में जो है अभी तक जो है अंग्रेजी जिस भाषा में, B जो है इसका सेक्शन है, एक जो है ए सेक्शन में जो कहा गया कि संघ की राजभाषा जो होगी सबसे महत्वपूर्ण हिंदी, उसके बाद जो है इसकी लिपि देवनागरी होगी तथा अंकों का स्वरूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये ऐसे जो से लिखा जाता है, यानी आगे, ठीक है। फिर उसके बाद बी में कहा गया कि अभी तक जिन कामों में अंग्रेजी का उपयोग होता है, यानी अंग्रेजी का उपयोग अगले 15 वर्ष तक मान्य होगा, ठीक है। यानी अभी तक जो काम जो है राजकीय कार्यकाल की जो क्रियाकलाप जो किए जा रहे थे, मान लीजिए कोई काम जो है अंग्रेजी में शुरू हुआ था, कोई जो है पार्ट उसका अंग्रेजी में प्रारंभ हुआ था, तो जरूरी नहीं है कि उसको बस तुरंत तत्काल जो है हिंदी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं था। बी में कहा गया कि जो काम अगर अभी तक अंग्रेजी में चल रहे थे वो अगले 15 वर्ष तक भैया अंग्रेजी में मान्य होंगे, ठीक है। यानी बी में ये कहा गया था। तो 343 अनुच्छेद में सबसे ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण था 343 अनुच्छेद हिंदी के लिए, हिंदी के जो है मद्देनजर रखते हुए 343 अनुच्छेद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसके बाद जो है 343 से लेकर के टोटल कितने राजभाषा से संबंधित प्रावधान कितने अनुच्छेद तक किए गए? 343 से लेकर के 351 तक, ठीक है। जिसमें 351 सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें कहा गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति क्या करेगा? विकास से संबंधित भारतीय भाषा यानी हिंदी के विकास के या उसके प्रचार से संबंधित जो है कार्यकलाप करेगा, यानी हिंदी के विकास से संबंधित कार्य किए जाएंगे। तो अब हमारा जो है हिंदी का भाषा पार्ट जो है अब यहाँ से खत्म होता है, हिंदी का उत्पत्ति और हिंदी के विकास से संबंध में। अब हम उसको 60 टर्म में आपको जो है समझा देते हैं। तो सबसे पहले आती है जो है आपको जो है जो मेन पॉइंट थी कि आपको जो है 14 सितंबर 1949 की डेट याद रखनी है। उसके बाद जो है दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि जो है इसका विकास कैसे होता है। सबसे पहले जो है वैदिक संस्कृत ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वैदिक संस्कृत के बाद आती है लौकिक संस्कृत के बाद आती है पाल, फिर आती है प्राकृत,
फिर आता है अपभ्रंश, और इसके बाद जाके आता है हिंदी का नाम। ठीक है, यानी हिंदी जो है अपभ्रंश की अंतिम अवस्था से हिंदी का विकास माना जाता है। अगर कोई कहे कि हिंदी का जो है जननी कौन है, तो हिंदी का जननी जो अपभ्रंश है। हिंदी की कोई कहे कि आदि जननी कौन है, हिंदी की आदि जननी, ये कहा जाता है ना सभी भाषाओं की जननी संस्कृत, हिंदी की आदि जननी अगर कोई कहेगा तो संस्कृत, और हिंदी की जननी कोई कहे यानी हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो सीधा सीधा भैया अपभ्रंश। हाँ ठीक है, यानी प्राकृत, प्राकृत से जो है अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद जो है हिंदी का विकास होता है। इसके बाद आपने संविधान के जो है 22 अनुसूची में जो है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। हम लोगों ने इसको पढ़ा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है भारतीय भाषा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, 343 अनुच्छेद। ये आपको बहुत जरूरी है। 343 अनुच्छेद के ए में कहा गया कि हमारे संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसका लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। ठीक है, तो देवनागरी में जो है आप जान लीजिए कि संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कुछ कुछ लिपियां हैं, जैसे आप जान लीजिए संस्कृत हो गया, मराठी हो गया, ठीक है, यहाँ तक कि नेपाली हो गया। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद हिंदी हो गया। भैया लिपि लिखने की जो है ढंग होता है ना, लिखने कहा जाता है ना, लिपि चिन्ह होते हैं कई सारे जो है 300 जो है इसके लिखने के ढंग होते हैं कई सारे। तो इसको जो है आपको जो है लिपि कहते हैं, लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। तो देवनागरी लिपि से जो है, जैसे आप कहते हैं ना कि पंजाबी, अगर कोई कहे भैया पंजाबी के कौन सी लिपि है, पंजाबी के लिए कौन सी लिपि है, गुरुमुखी। कौन सी लिपि है, गुरुमुखी। अंग्रेजी हमारी कौन सी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी हमारी लिखी जाती है रोमन लिपि में। अंग्रेजी के लिए कौन सी लिपि है, रोमन। ठीक है, इसी तरह उर्दू की फारसी लिपि है। इसी तरह जो है और सारी जो है भाषाओं की अलग अलग अपनी लिपियां होती हैं। तो सीधा सीधा जान लीजिए कि जो है देवनागरी लिपि हमारी हिंदी किस में लिखी जाती है। ये ध्यान रखिएगा कि हमारे जो हिंदी की लिपि है वो देवनागरी है। अगर कोई पूछे हिंदी का किस लिपि से विकास होती है, हिंदी का विकास किस लिपि से हुआ, तो देवनागरी लिपि से, जिसमें टोटल 52 अक्षर आते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, हिंदी भाषा के आगे हम लोग चलेंगे। तो हिंदी भाषा के बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी बहुत चीज़ें देवनागरी के बारे में। 343 अनुच्छेद के बाद जो है हम कुछ अनुच्छेदों की चर्चा करेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे कि उसमें आगे बढ़ते हैं व्याकरण पार्ट में पहुंचेंगे, व्याकरण पार्ट में, उसमें उसके ग्रामर पार्ट में हिंदी के। तो आगे रिलेट करा जाए। चलिए, तो हिंदी जो है, अब हम इसको जो है भाषा जब हम लोगों ने पढ़ा तो देवनागरी लिपि के बारे में आपने जान लिया। देवनागरी का विकास जो है रामचंद्र की जो किताब पढ़ते होंगे, रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें जो है देवनागरी को बताया इन्होंने कि ब्राह्मी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से किसका विकास होता है, देवनागरी लिपि का। और देवनागरी लिपि से लिखी जाती है हमारी हिंदी। अब आता है हिंदी। तो भैया हिंदी जो है, हिंदी जो है लिपि, सिंपल से अगर कोई पूछा जाता है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी। देवनागरी किससे आई है, तो ब्राह्मी लिपि से। इसके इतिहास के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, जितना आपको जानना है वो थी, आपको जानकारी उतनी मिल चुकी है। आप अगर भाषाएं और जो है हिंदी में जो है संवैधानिक मान्यताएं जो हिंदी में दी गई थी उसको जो है आप जान लीजिए, तो इतना बहुत है। अब हम लोग आगे व्याकरण पार्ट में थोड़ा बहुत उसके जो है उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं, जो आपके सिलेबस में है। जब हम व्याकरण पढ़ने लगेंगे हिंदी में जब व्याकरण पढ़ेंगे तो व्याकरण बताएंगे कि व्याकरण होता क्या है। उसके बाद व्याकरण में आप किसी भी भाषा के व्याकरण में जब चलेंगे तो आपको उसको पार्टिंग करके पढ़ना पड़ेगा। आप लगातार जो है नहीं पढ़ सकते। तो दूसरे पार्ट में क्या आएगा और तीसरे पार्ट में, जैसे हिंदी भाषा को जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसके व्याकरण के 3 विभाग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, व्याकरण के 3 विभाग करेंगे भैया। 3 विभाग, उसकी 3 फैकल्टी हो जाएंगी। कौन कौन सी, एक होगी वर्ण विचार, एक पढ़ेंगे वर्ण विचार, ठीक है, एक पढ़ेंगे हम लोग शब्द विचार, ठीक भैया। एक पढ़ेंगे वर्ण विचार, दूसरा पढ़ेंगे शब्द विचार, और तीसरे नंबर पे आप सभी जानते हैं कौन सा विचार पढ़ेंगे, वाक्य विचार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया, वाक्य विचार। यानी अब इसको पढ़ेंगे तो शब्द विचार, कुछ कुछ चीजें आप जानते होंगे, वर्ण विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्णमाला, ध्वनि और स्वर, व्यंजन, विसर्ग, ध्वनि, स्वर, व्यंजन, विसर्ग आदि सब चीजों की चर्चा
करेंगे। इसके लिए जो है हम लोगों को अलग से जो है इसके लिए क्लास करनी पड़ेगी। शब्द में जो है आप लोगों ने देखा होगा कि शब्द की उत्पत्ति, शब्द किसे कहते हैं। जैसे भाषा की सबसे जो है छोटी जो है सार्थक इकाई को क्या कहते हैं, तो शब्द कहते हैं। जैसे कहते हैं सबसे छोटी इकाई अगर कोई वर्ड, भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर कोई कहे वर्ड, भैया लिखित इकाई। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी कंफ्यूजन की चीजें हैं कि वर्ण में जो है सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, सबसे छोटी उच्चरित इकाई कौन सी है, सार्थक इकाई कौन सी है। शब्द में जो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है, शब्द होती है। शब्द के आगे चलते हैं तो वाक्य आता है। वाक्य भैया द ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी जो है शब्दों का समूह जिससे जो है पूर्ण अर्थ का बोध होता है, उसको हम लोग वाक्य कहते हैं। तो भैया इसमें पढ़ेंगे हम लोग तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, उत्पत्ति की दृष्टि से देशज विदेशज शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके जो है एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो आपके एग्जाम के अंतर्गत जो सिलेबस में जो चीजें ऐड हैं, आप इनसे पढ़ते जाइएगा। कोई भी चीजें जो है ऐसी नहीं रहेंगी कि जो आपके एग्जाम से बाहर की हों या आपके लिए बहुत ज्यादा वो नहीं रहेंगी। आप ये चीज देखिएगा कि ये ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो किसी भी यूपी हो, चाहे वो के सेंट्रल लेवल पे हो या जब वनडे एग्जाम हो, कोई भी हो, उसमें सब जगहों में ये चीजें आपके लिए उपयोगी होंगी। देशज विदेशज, तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव, रूढ़, योग रूढ़, ये सब आप चीजें जो इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। योग रूढ़, संकर शब्द क्या होता है, संकर शब्द, पर्याय शब्द क्या है, पर्यायवाची, ठीक है, समानार्थी जिसको आप कहते हैं, समान अर्थ देने वाला। अनेकार्थी शब्द पढ़ेंगे, अनेकार्थी शब्द क्या होता है, ठीक है। विपरीतार्थक शब्द पढ़ेंगे, विपरीतार्थक शब्द जिसको आप लोग अपोजिट्स एंटोनिम्स कहेंगे, विपरीतार्थक शब्द पढ़ेंगे। इसके बाद जो है शब्द में हम लोग जो है पद पढ़ेंगे। आप लोग जानते हैं एक चैप्टर होगा जिसमें आप लोग संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय यानी विकारी और अभिकारी जो शब्द हैं उनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद वाक्य में आप जानते हैं कि वाक्य जो है, वाक्य में कौन कौन सी चीजें आती हैं। जैसे आप जो सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, यानी आप देखते होंगे कि जो है उद्देश्य और विधेय क्या होता है, उद्देश्य, विधेय। उसके बाद हम लोग सीधे सीधे आगे चलेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, चर्चा करेंगे अगली क्लास में सीधे सीधे। संधि समास, ठीक है, संधि समास, प्रत्यय, उपसर्ग, ठीक है, संधि समास, प्रत्यय, उपसर्ग, इन सब चीजों की आगे की कक्षा में डिटेल में जो है चर्चा करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद आप सभी को, नमस्कार। आप जो है इसके लिए फीडबैक दीजिएगा हमारे जो है चैनल पे कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आप सभी का धन्यवाद।